तो जो हमने 8th में लाइट को पढ़ा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इस बार आपको पढ़ना है। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लगभग सेम ही है। कुछ नई चीज़ें सिर्फ आपको इसमें पढ़नी है, बाकी सब कुछ बेस हमारा वही रहेगा। अगर आपको वहाँ पे अच्छा समझा था, आपने अच्छे से वहाँ पर ध्यान दिया था, तो आपको काफ़ी इजी लगेगा ये लेसन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन में हमको काफ़ी कुछ चीज़ों को इस साल समझना है। तो थोड़ा सा वहाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं लाइट को। लाइट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, याद है? यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी, लाइट जो है वो ट्रैवल करता है इन अ स्ट्रेट पाथ, है ना। हमने पढ़ा था कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, वो कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था लाइट के बारे में। इसके अलावा यस, और कुछ बोल रहे थे ना, शायद खुशी बोल रही थी। हाँ, कौन बोल रहा था? हाँ, उसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, लॉ पढ़ा था हमने एक। तो इस साल हमको जो पढ़ना है वो उसी चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे पहले आपको शॉर्ट में रिवाइज करना होगा। तो हमने पढ़ा था इमेज जो होती है वो दो तरह की इमेज होती है, याद है किसी को? हाँ बताओ। यस, हमारे पास दो तरह की इमेजेस होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो हमने 8th के अंदर सभी जो इमेजेस पढ़ी थी वो सभी वर्चुअल इमेज ही पढ़ी थी, है ना। हमने सिर्फ पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में, याद है? फास्ट थोड़ा रिप्लाई करते जाओ, याद है आप लोगों को? यस, शंभू, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था आपने, मतलब लॉ पढ़ा था हमने। तो हमने जो 8 में पढ़ा है उसमें सिर्फ आपने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में, तो उसी के बारे में थोड़ा सा पूछ लेता हूं आपको। प्लेन मिरर जो है वो आपको किस तरह की इमेज देगा, रियल देगा कि वर्चुअल देगा? वर्चुअल इमेज देगा। यस, बिल्कुल सही आपने आंसर किया। तो आपके घर पे जो मिरर लगा होता है वो है आपका प्लेन मिरर, जिसमें आप लोग हर रोज अपने बाल मतलब कंघी करते हो, उसके बाद अपना मेकअप करते हो, सब कुछ आप जिस मिरर को देख के करते हो वही आपका प्लेन मिरर है। उसी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, या फिर आपने 8 में पढ़ाया था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ आपके। तो प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज बना के आपको दिखाता है। प्लेन मिरर के बारे में और क्या क्या मालूम है आपको? और क्या? यस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा था कि लैटरल इन्वर्जन करके दिखाता है प्लेन मिरर। मतलब क्या है, बता सकते हो? हाँ, आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ और वहां पे अपना राइट हैंड हिलाओ, तो आपको दिखेगा कि अंदर जो एक इमेज बन रही है वो इमेज आपके लिए लेफ्ट हैंड हिलाएगी, है ना। मतलब कि आपका राइट तो उसके लिए एक लेफ्ट बन के आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आपका लैटरल इन्वर्जन हो गया है, आप बोल सकते हो। जो हमारी आप बोल सकते हो कि अपनी साइड जो है वो चेंज हो चुकी है। इसके अलावा और क्या क्या है प्लेन मिरर में? और क्या होता है? राइट वाली लेफ्ट हो गई, लेफ्ट वाली राइट हो गई। इसके अलावा और कोई चेंज आता है? यस, समूरी थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो वो सेम ही हो गया ना। लेटर्स का उल्टा दिखना मतलब क्या है, राइट वाली चीज लेफ्ट हो गई, लेफ्ट वाली राइट हो गई। हाँ, बिल्कुल सही। आप अगर आपके मिरर के सामने खड़े हो, आप अगर मिरर से एक कदम की दूरी पे हो, तो मिरर के अंदर जो आपको इमेज दिखेगी वो भी बराबर एक कदम की दूरी पे ही दिखेगी। सही है? हाँ, इसके अलावा और क्या होता है? आपकी साइज में और इमेज की साइज में कोई डिफरेंस होता है क्या? नो, मतलब आपकी जो एक्चुअल साइज है सेम उतनी ही साइज की इमेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा है
प्लेन मिरर के बारे में ऑलरेडी इन 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, इस साल हमको और भी काफी अलग अलग मिरर्स के बारे में समझना है। तो एक तो हमने समझ लिया प्लेन मिरर होता क्या है। प्लेन मिरर मतलब वही मिरर जो आपके घर पे है, जिसका यूज करके आप अपना मेकअप करते हो। वो मिरर आपके राइट वाली चीज को लेफ्ट बना देता है, लेफ्ट वाली को राइट बना देता है। आप जितने डिस्टेंस पे खड़े हो मिरर से, वो उतनी ही डिस्टेंस पे आपको दिखाएगा। आप अगर मिरर के नजदीक आ रहे हो तो आपको दिखेगा कि मिरर के अंदर में जो इमेज है वो भी आपके नजदीक आ रही है। मतलब सब कुछ बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ एक ही चीज बदल जाती है, वो है आपका डायरेक्शन। अगर आप राइट हैंड दिखा रहे हो तो वहां पे सिर्फ लेफ्ट में दिखाएगा, इसके अलावा और कोई भी चेंज प्लेन मिरर के केस में नहीं होता। अभी कोई भी एक नॉर्मल सा ग्लास मिरर कैसे बनता है, कोई बता सकता है? कोई भी ग्लास को हम लोग मिरर कैसे बना पाते हैं? ऐसा क्या उसमें स्पेशलिटी होती है कि वो आपको इमेज दिखाना शुरू कर देता है? यस यस, बोलो तनुश्री। बताओ कोई भी जिनको मालूम है, ऐसा क्या हो जाता है उस ग्लास में? हाँ यस, मतलब हम लोग करते क्या है, हम लोग जो ग्लास है उस ग्लास की एक साइड को कोटिंग करा देते हैं, है ना। और उस कोटिंग के कारण जो लाइट है वो अभी क्या होगी, यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अगर ये मेरा ग्लास है और इस ग्लास को मैंने पीछे से कोट करा दिया तो यहाँ से कोई भी लाइट यहाँ से इस साइड में नहीं जा पाएगी। मतलब वो जो पहले ट्रांसफरिंग सरफेस था वो अभी एक ओपैक सरफेस बन जाएगा, मतलब उस लाइट को वहीं पे रोक लेगा। समझ में आ रहा है? और उसी के कारण सामने वाले पर्सन की या फिर सामने जो भी चीज रखी है उसकी आपको इमेज वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको पढ़ाया था कि जो लाइट होता है उस लाइट के कारण ही हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं, है ना। ये भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस रूम में लाइट है, वो लाइट आपकी इस व्हाइट बोर्ड पे गिर रही है और उसी के कारण वो व्हाइट बोर्ड आप उसको देख पा रहे हो। मतलब जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल नहीं होगी तब तक आप उस ऑब्जेक्ट को विजिबली देख नहीं पाते हो। और उससे अलग एक और चीज क्या है कि उसके ऊपर फॉल होने वाली जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन आपके आईज तक पहुंचना जरूरी है ना। अगर मैं इस रूम में खड़ा हूँ और मैं इसको जब देख रहा हूँ तो यहाँ से रिफ्लेक्शन मेरे आईज तक आ पाएगा और तभी जाके आप उसको देख पाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो उसके ऊपर लाइट का फॉल होने के बाद वहां से रिफ्लेक्शन आपके आईज तक आना काफी जरूरी है, तभी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये भी चीज मैंने आपको समझाई थी 8th स्टैंडर्ड के अंदर। सही है, याद है सभी को? यस। हाँ यस। और नेचर ऑफ लाइट के बारे में हमें मालूम है कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट पाथ में हमेशा फॉलो करेगी, कभी भी अपने डायरेक्शन को अपने मन से चेंज नहीं करती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इस साल हमको जो पढ़ना है वो अलग तरीके के मिरर के बारे में पढ़ना है और कुछ लेंसेज के बारे में भी पढ़ना है। किसी को पता है क्या कौन सा मिरर पढ़ने वाले हम लोग इस साल? यस, उनको कंबाइनली कौन सा नाम दिया गया है? यस, यस, उनको और कंबाइनिंगली आप क्या नाम दे सकते हो? यस यस, सही है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। जो हमने 8 में पढ़ा था वो एक प्लेन मिरर था, ठीक है। और इस साल हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्फेरिकल मिरर है। प्लेन मिरर मतलब क्या होता है, तो एक मैंने आपको समझाया भी है और आपको पहले से मालूम भी है, 8 में आपने पढ़ा था। इस तरह का मिरर जो कि एकदम प्लेन सरफेस से बना हुआ है और इसीलिए उसको हमने नेम दिया है प्लेन मिरर। अभी हमको जो पढ़ना है वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो इस तरह का मिरर जो कि एक स्फीयर से फॉर्म होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ अलग तरीका दिख रहा है ना। ये प्लेन नहीं है, ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है क्या? नहीं। तो ये जो हमारे पास सरफेस है वो एक स्फेरिकल शेप है और इसीलिए इसको हमने नेम दिया हुआ है स्फेरिकल मिरर।
और सामने हम लोग इसमें और पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में भी। ठीक है, अभी जो आपने बताया था कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये जो है वो स्फेरिकल मिरर के ही दो टाइप्स हैं। मतलब जो हम लोग इस बार पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, वो भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो आपने प्लेन मिरर के बारे में तो समझ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने समझ ली, 8 में भी आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। इस बार हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर, जो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पर मैंने दो मिरर्स ड्रॉ किए हैं। किसी को पता है क्या ये दोनों मिरर कौन से हैं? जो फर्स्ट वन है ये वाला मिरर, इसको मैं ए बोलता हूं, और ये जो है वो बी है। यहाँ पे जो मिरर मैंने ड्रॉ किए वो दोनों मिरर सेम ही है क्या? दोनों मिरर सेम है क्या? नो नो। जो फर्स्ट वाला मिरर है वो कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। और सेकंड वाला कॉन्वेक्स। ठीक है, आपको पता है। फर्स्ट वाले को आपने कॉन्केव मिरर क्यों बोला? क्योंकि वो केक की तरह है। हाँ, उसका शेप जो है वो एक केव की तरह है। सेकंड वाले का नहीं है क्या? थोड़ा उभरा हुआ है। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यस, ठीक है। देखिए, तो कॉन्केव मिरर हम लोग कौन से मिरर को बोलते हैं? ऐसा कोई भी मिरर जिसके, आप लोग बोल सकते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके बाहर वाला जो सरफेस है उसको मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया हुआ, मतलब उसको एक हमने कोटिंग कर दिया है। देखो आप यहाँ पे, ये जो हमारे पास मिरर है उसका पीछे वाला जो पार्ट है उसको मैंने कोटिंग कराया हुआ है। तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो उसका इंटरनल सरफेस है ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे लाइट फॉल होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, और पीछे वाला जो सरफेस है मतलब बाहर वाला सरफेस, उसको मैंने कोटिंग करा दिया है, जिसके कारण ये बन चुका है मिरर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मिरर जिसके केव के अंदर, आप लोग क्या बोल सकते हो, एक तरह की केव है ये, और केव के अंदर लाइट जाके वहां से अगर रिफ्लेक्ट करे तो उस तरह के मिरर को हम लोग कॉन्केव मिरर बोलते हैं। और इसीलिए ये जो हमारे पास फर्स्ट ड्रॉ किया हुआ मिरर है वो है कॉन्केव मिरर। समझ में आया क्या आपको कॉन्केव मिरर? यस सर। हाँ, यस। और हमारे पास जो दूसरा मिरर है, वो जो मिरर है उसके केव वाले पार्ट को, मतलब इंटरनल वाले जो पार्ट है उसको मैंने कोटिंग करा दिया है, तो इसका आउटर सरफेस जो है वो बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसी कंडीशन में जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगा तो वो लाइट फॉल करके इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और इसीलिए इसको हमने जो नाम दिया है वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनिकल मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसके इंटरनल सरफेस पे लाइट फॉल होकर रिफ्लेक्ट होगी, मतलब केव के अंदर जाके लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगी। और कॉन्वेक्स मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसके आउटर सरफेस के ऊपर लाइट को फॉल होकर रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, मतलब इंटरनल सरफेस उसका हमने कोटिंग करा दिया है। ठीक है, तो दोनों तरह के मिरर आपको समझ में आ गए? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अभी इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में इस लेसन के अंदर पढ़ना है। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग इस साल पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। तो सबसे पहले जो कुछ टर्म्स है हमारी कॉन्केव मिरर के बारे में, वो मैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया एक कॉन्केव मिरर। ये जो कॉन्केव मिरर है इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं, मतलब स्फेरिकल मिरर का ही वो एक टाइप है। तो इसको स्फेरिकल मिरर बोलने के पीछे का रीजन क्या है उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो मिरर है इसको अगर मैं इस तरह से कंप्लीट करूँ,
इस तरह से इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो उससे एक स्फीयर बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। और ये जो स्फीयर है उस स्फीयर का छोटा सा पार्ट ही हमारा ये मिरर है। मतलब ये बड़े से स्फीयर को अगर मैं बीच में से या कहीं से काट दूं तो वहां से जो एक छोटा सा पार्ट निकल के आएगा वही पार्ट मतलब हमारा मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। तो उसी को हम लोग जिस तरह से भी उसको पेंट कराए, अंदर से करा दे या बाहर से करा दे, तो उससे हमको कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मिल जाता है। तो हमने क्या किया, इस कंप्लीट वाले स्फीयर को इतने पार्ट को तोड़ के यूज करना शुरू किया, तो यही हमारा है कॉन्केव मिरर। अभी आप देखो ये जो मेरा पूरा कंप्लीट स्फीयर बन चुका है, इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, सही है। कंप्लीट स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा ना। ये जो सेंटर होता है, इसी सेंटर को हमने नाम दिया हुआ है, पता है किसी को? बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा और आप क्या क्या देखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास अगर ये सर्कल है तो हर एक सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होता है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे, बताओ। रेडियस ऑफ। हाँ, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने ज्वाइन किया, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं दोनों साइड से, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। यस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होना जरूरी है, क्योंकि लेसन के अंदर ये वर्ड्स आपको काफी बार देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो आपको ये सब चीजें अच्छे से पता होना जरूरी है, तभी जाके आप उनको अच्छे से समझ पाओगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले समझा कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, वो स्फेरिकल मिरर एक बड़े से स्फीयर का छोटा सा पार्ट है। तो मैंने क्या किया, उस बड़े से स्फीयर को पहले पूरा कंप्लीट कर लिया, और उस स्फीयर का जो मेरा सेंटर था उसी को मैंने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करने वाला जो छोटा सा सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर मैं इसको बोल दूं सी, तो सी से लेके तो यहां तक का जो मेरा डिस्टेंस है, इसको बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी वाले इस पॉइंट को मैंने अगर एक्सटेंड कर दिया, तो वहां से एक लंबा सा एक्सिस क्रिएट होता है, जिस एक्सिस को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे समझनी है। जैसे ये जो सी और पी पॉइंट है, इसके बीच में कहीं एक पॉइंट आ रहा है, उसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ये पॉइंट को क्या बोला जाता है, किसी को मालूम है? फोकस। हाँ, तो जो हमारा सी और पी का मिड पॉइंट होता है, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। मतलब एफ से इसको डिनोट किया जाएगा। इसी को और भी नाम हम क्या बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? फोकस के अलावा और क्या बोल सकते हैं? फोकस बोल सकते हो, प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हो, है ना। अलग अलग तरीके से उसकी नेमिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं इसमें, किसी को पता है क्या इसके अलावा और क्या होता है? हाँ, अपर्चर होता है। अपर्चर किसको बोला जाता है? हाँ, हमारा जो ये, यस, हमारे पास जो ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर, वो एक्चुअल में कितना था, वो तो यहाँ से यहाँ तक ही था, सही है। जो मेरा एक्चुअल मिरर है, स्फेरिकल मिरर, वो तो यहाँ से यहाँ तक ही है। ये जो मैंने उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाया है, ये एक इमेजिनरी है। तो ये जो एक्चुअल मिरर होता है, इसी को हम लोग एपर्चर ऑफ ए मिरर भी बोल सकते हैं। मतलब ये हमारा हो जाएगा एपर्चर। जो कि एक्चुअल मिरर हमारे पास में होता है, उसी को हम लोग एपर्चर बोलते हैं। और ये जो मैंने बाकी सर्कल कंप्लीट किया है, वो एक इमेजिनरी है, तो उसको हमें यहाँ पे एपर्चर के अंदर नहीं लेना। इसके अलावा और कौन सा पॉइंट है? पोल। पोल कौन से पॉइंट को बोलोगे? हाँ,
ये जो मैंने सी और पी को ज्वाइन किया है, तो ये सर्कल के ऊपर का जो पॉइंट पी है, इसी को बोला जाता है पोल। ठीक है, समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ। कोई डाउट है इसमें, इतने टॉपिक में? No, sir, no doubt. इसके अलावा और कुछ है क्या जो इसमें छूट गया है? और भी कुछ है क्या इसमें? हो गया? इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपको डायग्राम आपके रजिस्टर में निकाल के रखनी है। ठीक है, इन सब पॉइंट का हमें काफ़ी बार यूज़ आएगा सामने जाके लेसन के अंदर, तो अच्छे से उसको थोड़ा सा समझ लेना है आपको। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें दिया हुआ है, इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हमको समझने हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी देखो, हम लोग मिरर यूज क्यों करते हैं? सिंपल सी बात, सभी को मालूम है, मिरर का यूज हम लोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए। सही है ना? जैसे अगर आप प्लेन मिरर देख रहे हो, तो प्लेन मिरर आपको खुद की इमेज देखने के लिए हेल्प करेगा। इसके अलावा भी काफी जगह पे हम लोग प्लेन मिरर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी हम लोग कभी जगह पे अलग अलग यूज करते हैं। तो उनका जो यूज है वो मेनली क्या है, तो एक तरह से हमें इमेज फॉर्म करके दिखाना किसी भी ऑब्जेक्ट का। अभी हमारे नीड्स क्या होते हैं, जैसे प्लेन मिरर के बारे में हमने समझा है कि वो एक सेम साइज का, सेम डिस्टेंस पे इमेज बताता है, और वो वर्टिकल अपना क्या बोल सकते हैं उसको, लैटरली इन्वर्टेड होता है। ये हमें मिलता है प्लेन मिरर की बात। बट जब आप स्फेरिकल मिरर की बात करो, तो वो हमें इसके अलावा जो अलग अलग इमेजेस है वो दे सकता है। जैसे कभी कभार आपको इमेज ऐसी चाहिए होंगी जो एक्चुअल साइज से एनलार्ज हो, मतलब वो बड़े साइज की इमेज चाहिए होंगी, तो हमें वो प्लेन मिरर दे पाएगा क्या? No. नहीं। मतलब आपकी वहां पे नीड क्रिएट हो गई कि हमको एक बड़े साइज की इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट जितना है उससे हमें बड़ा दिखना चाहिए। इस तरह की नीड कहाँ पे होती है, कोई बता सकता है कहाँ पे नीड होती है हमें इस तरह की? यस, Sir, dentist. हाँ, और shaving mirror. यस, बराबर। अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास चले जाओ, तो आपके दांतों में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, उसके पास एक छोटा सा मिरर होता है, वो मिरर आपके मुंह में डाल के वहां से वो चेक करेंगे। तो उनको जो है एकदम छोटी छोटी पार्टिकल्स भी या फिर छोटा छोटा कुछ भी अगर इसमें डैमेज है आपके टीथ के अंदर या आपके माउथ के अंदर कुछ भी, तो वो उसको नोटिस कर लेंगे। बट वो अगर आप प्लेन मिरर यूज करते हैं तो उतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि प्लेन मिरर आपको सेम साइज का इमेज देता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास नीड आ गई कुछ ऐसे मिरर की जो आपको साइज एनलार्ज करके दिखा सके। कभी कभार आपको साइज, इसके अलावा और भी कहाँ पे यूज कर सकते हो आप? दूसरा एक बताया था, शेविंग के लिए बोल सकते हो, या फिर जो नाई होता है उसके पास भी इसका यूज हो सकता है। अभी आपको कभी कभी इमेज को छोटा करके देखने की भी जरूरत होती है, ऐसा कहाँ पे हो सकता है? Vehicle case में. यस, Rear mirror. Vehicle case में. हाँ, व्हीकल के केस में अगर आप बाइक चला रहे हो, तो आपने देखा होगा कि आपके बाइक पे हैंडल के पास दो मिरर लगे होते हैं। उस मिरर में अगर आप देखोगे तो आपको पीछे का पूरा व्यू दिखता है। मतलब आपके पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, ट्रक के बाजू से कोई बाइसिकल वाला जा रहा है, कोई एक आदि आदमी बाजू में खड़ा है, तो वो सारी चीजों को आप इतू से छोटे से मिरर के अंदर उसको देख पाओगे। अगर वो मिरर प्लेन मिरर होता, तो प्लेन मिरर आपको सेम साइज का ऑब्जेक्ट दिखाता, और जिसके कारण आप सिर्फ पीछे में किसी भी एक आधे व्हीकल को ही देख पाते, कंप्लीट व्हीकल्स को या फिर पूरे व्यू को हम लोग उसमें नहीं देख पाते। तो ऐसी कंडीशन में आपको इमेज को छोटा करके देखना होता है, और वो दिखाने के लिए भी हमें कुछ अलग टाइप का मिरर चाहिए जो काम प्लेन मिरर नहीं कर सकता था। और इसीलिए हमें यहाँ पे भी नीड पड़ी कुछ ऐसे मिरर की जो मिरर आपको छोटे साइज की इमेज दिखा सके। ठीक है, हाँ, फोकल लेंथ के बारे में भी हम लोग समझ लेंगे। जो हमारा सामने कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे, हम लोग जो समझेंगे तब आपको वो भी समझ में आ जाएगी फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये मिरर्स की Yes. जरूरत क्या थी, है ना?
हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी जरूरत हमको पता होना चाहिए, तभी हमको उसको समझने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ भी हमें सिलेबस में दे दिया हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि हमको क्या जरूरत थी इन सब चीजों को पढ़ने की। तो हमारे पास नीड आ चुकी थी, कभी कभी हमें इमेज बड़े साइज की देखनी है, कभी कभी हमें इमेज छोटे साइज की देखनी है। तो फिर इन दोनों तरह की इमेज को फॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ मिरर्स थे, एक था कॉन्केव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। अभी कौन सा मिरर कौन सी तरह की इमेज बना सकता है ये भी हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो जो इमेजेस कोई भी मिरर बनाता है, तो मैंने आपको 8 में पढ़ाया था प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, याद है आपको? मैंने बताया था आपको कि प्लेन मिरर जो है वो इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है। याद है क्या? शॉर्ट में आपको एक रिवाइज करा देता हूं मैं कि प्लेन मिरर जो है वो इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है। इस तरह के मिरर को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं क्योंकि उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है और एक साइड से उसको कोटिंग कराया हुआ है। अभी कोई भी एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये यहाँ पे रखा हुआ है, एक बॉल है और इस बॉल की मुझको इमेज बनानी है। तो मैंने कुछ सिंपल रूल्स आपको बताए थे 8 स्टैंडर्ड के अंदर भी कि एक प्लेन मिरर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाता है, ये मैंने आपको सिखाया था। किसी को याद है? यस बोलो कार्य। वर्चुअल इमेज बनाता है ये तो हमको मालूम है, बट वो बनाता कैसे है? कुछ इंसिडेंट रहेगी, हमको वहां पे जरूरत होगी। तो मैंने एकदम सिंपल सा आपको एक बेसिक सा रूल बताया था, किसी को याद है क्या वो रूल? यस एनीवन? देखिए क्वेश्चन में पूछता आपको, मैंने आपको कुछ इस तरह इसके रिलेटेड बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए हमें ब्लैंक नंबर ऑफ रेज चाहिए होती है। याद आ रहा है? कितनी रेंज बोली थी मैंने? किसी भी ऑब्जेक्ट, नहीं मैंने क्या बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करते समय कोई भी छोटा सा पॉइंट रहे तो उस पॉइंट की इमेज फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम कितनी रेंज चाहिए होगी? यस एटलीस्ट 2। हाँ, कार्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट के किसी भी छोटे से पोर्शन की भी अगर इमेज फॉर्म करनी है तो वहां से हमें 2 लाइट रेज निकालनी होती है और उनके का रिफ्लेक्शन से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से हम लोग 2 लाइट रेज निकालेंगे और उन 2 लाइट रेज से ही हमको इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट का, अगर मैं इस पॉइंट का इमेज बना रहा हूं तो वहां से मैंने एक लाइट रे निकाला जो इस मिरर के ऊपर कहीं ना कहीं फॉल हो रहा है। तो किसी भी जगह पे अगर लाइट रे फॉल होगा और ये मिरर है तो मिरर का नॉर्मल वर्क यही होता है कि वो वहां से लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है। तो यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके इस तरह से वापस आ जाएगी। हमने यहाँ पे कुछ रूल्स पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, याद है सभी को? यस। हाँ, कौन सा लॉ यूज किया इसने? इंसिडेंट रेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेज। हाँ, तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा इंसिडेंस एंगल वो इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रूल हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस यस। हाँ, तो मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे चाहिए। ये तो सिर्फ एक ही लाइट रे हुआ, इससे तो इमेज बनेगा नहीं। तो मैं यहाँ से एक और लाइट रे निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कोई और एक लाइट रे है, वो भी उसी तरह से हमारे मिरर के ऊपर फॉल हो रही है। अब इसके साथ भी वही होगा, यहाँ पे लाइट फॉल होने के बाद उस लाइट का यहाँ से हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। इधर भी सेम वही इंसिडेंस एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए हमें
टू लाइट रेज हमेशा वहां से निकालनी होती है, और इसीलिए मैंने एक ही पोजीशन से यहाँ पे दो लाइट रेज निकाली, और दोनों लाइट रे मिरर के ऊपर फॉल होने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होना। ये तो हो गया एकदम बेसिक। उसके बाद इमेज फॉर्म करने के लिए मुझको क्या चाहिए होता है, याद है किसी को? इन लाइट रेज का क्या होना चाहिए अगर मुझे इमेज फॉर्म करनी है तो? रिफ्लेक्शन। यस, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, यस बताओ। The reflected ray should meet. हाँ बिल्कुल सही बताया आपने आकांक्षा, कि जो लाइट रेज वहां पे निकलने वाली है, रिफ्लेक्ट बैक करने वाली है, वो लाइट रेज कहीं ना कहीं, जो हमने दो लाइट रेज यहाँ पे निकाली, उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर दोनों लाइट रे कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तभी जाके किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो सकती है। सभी चीजें बराबर याद आ रही है क्या आपको? आपने अगर एट में अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपको सारी चीजें याद आएगी। हमने ऑलरेडी ये सभी चीजें पढ़ी है, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं मैं। थोड़ा सा इसको क्लियर करके देखता हूँ। हाँ, तो हमने यहाँ पे समझा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म के लिए हमें वहां से दो लाइट रेज निकालनी होती है, और उन दोनों लाइट रेज का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं मीट करना चाहिए। अगर वो मीट करे तभी हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होगी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो दो लाइट रेज है, देखो आप यहाँ पे, ये जो हमारे पास दो लाइट रेज है, ये दोनों लाइट रेज कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी क्या? बताओ। नो, क्यों नहीं करेगी? हाँ, क्योंकि वो दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही है। आप उसको देख पा रहे होंगे, दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, और जो लाइट रेज एक दूसरे से दूर जाती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। मतलब ऐसी कंडीशन में तो इमेज फॉर्म ही नहीं होगा, है ना? बट हम लोग इसमें भी इमेज फॉर्म करा सकते हैं। कोई बता सकता है कैसे करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन? हाँ, हम क्या करेंगे, इस लाइट रेज को अगर मैं सामने कितना भी एक्सटेंड कर लूं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन करना होता है लाइट रेज का। तो मैं वही करूंगा, यहां से लाइट रेज को हम लोग बैकवर्ड इस तरह से लेके जाएंगे, और कहीं जाके एक पॉइंट पे ये दोनों लाइट रेज जो है आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए देखने को मिलेगी। और जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाएगी, जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे होगी जिस लोकेशन पे ऑब्जेक्ट है। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, बराबर उतनी ही दूरी पे एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आपको इमेज फॉर्म होती हुई देखने को मिलेगी एक प्लेन मिरर के लिए। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको? Yes, sir. हाँ, तो यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है जिसका यूज हम लोग स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पे भी हमें यही सब करना है, बट उसके लिए आपको ये बेसिक पता होना जरूरी है। सबसे पहला बेसिक जो मैंने आपको बताया वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए उस ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट आपको टू लाइट रेज निकालना जरूरी है। ये हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि इसका यूज हम लोग स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन करते समय भी करेंगे। सेकंड, हमें जो रूल ध्यान में रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन के लिए जो उसके रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए। अगर दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उस केस में भी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाया है, तो ये भी आप अपने रजिस्टर में निकाल के रख लेना कि 8th वाली जो बुक है उसके अंदर भी हमने ये देखा था। ठीक है, तो आज जितना पोर्शन लिया उसमें कुछ डाउट है क्या आपको? No, sir. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब हमारा पीरियड रहेगा तो उसमें हम लोग एक्चुअल स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे, उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उनको भी समझेंगे,